हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम 2022 के लिए दूसरा टेस्ट है। ठीक है, यहाँ से कोडिंग से आप लोग देख लिया कीजिए 2022 02 22 का मतलब 2022 होता है, 02 का मतलब है दूसरा नंबर का टेस्ट है। पहला टेस्ट हम लोग कर चुके हैं, पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, आप लोग चाहें तो वहाँ से ले लेना। यूपी पीसीएस आरओ 2021 के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज की थी जीएस वर्ल्ड की, यहाँ से भी आप लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और अगर समय मिले तो दृष्टि यूपी पीसीएस 2021 के लिए भी हम लोगों ने टेस्ट सीरीज की थी, ये तो दृष्टि की ही थी, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चीन ने निम्नलिखित में से किस देश में पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने हेतु अपना पहला व्यापार गलियारा खोला? ये ट्रेड कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। आप जो BRI पढ़ते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना वाला, ये अलग चीज़ है। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। ये चाइना का BRI इनिशिएटिव है साउथ एशिया में। साउथ एशिया में जो BRI इनिशिएटिव है चाइना का, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंद महासागर की एक्सेस के लिए इन्होंने म्यांमार को टारगेट किया है। इतने हिस्से को बोला जा रहा है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। और जो क्वेश्चन में पूछा है वो ट्रेड कॉरिडोर के बारे में पूछा है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखना कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो BRI का भाग है। और ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से शुरू हो रहा है? ये चाइना के कुनमिंग से और म्यांमार के क्वाकपेऊ से, फिर यहाँ से हिंद महासागर के रूट से श्रीलंका का हम्बनटोटा, और वहाँ से अरब सागर से ग्वादर पोर्ट। इस तरीके से इनका ये BRI इनिशिएटिव है साउथ एशिया में। अब इस फिगर को ऑब्जर्व कीजिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो इस ट्रेड कॉरिडोर के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे कौन कौन सी जगह से ये कॉरिडोर स्टार्ट हो रहा है? चाइना के चेंगदू और म्यांमार के यंगून से, फिर यहाँ के बाद से ये इंडियन ओशियन में एक्सेस कर रहे हैं। तो आपने जो BRI पढ़ा था, BRI में आपने चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर पढ़ा, और इस कॉरिडोर में चाइना के कुनमिंग और म्यांमार के कोकपोऊ तक के इकोनॉमिक कॉरिडोर था। लेकिन ये ट्रेड रूट जो है वो आपको चेंगदू और यंगून याद रखना है। और यहाँ पे याद रखना, ये जो ट्रेड रूट बन रहा है, ट्रेड कॉरिडोर बन रहा है, ये आधा रेल लाइन है और आधा रोड लाइन है। इतना हिस्सा रेल लाइन है और इतना हिस्सा रोड लाइन है। वो क्वेश्चन में कूट बना के दे सकता है कि ये पूरा का पूरा रोड है या पूरा का पूरा ट्रेन है, तो इस तरीके से वो कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो अब हो जाएगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार की कौन सी जगह देखी थी आपने? यंगून देखी थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट पूछा जा रहा है, तो इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था वर्ल्ड बैंक ना होकर ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड का है। अब दुनिया भर में इतनी क्राइसिस चल रही है, इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो अब इन सब संस्थाओं का कोई सिग्निफिकेंस लग नहीं रहा है। आज की डेट में यूएन क्या कर पा रहा है? कुछ कर पा रहा है? कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो इस बार वर्ल्ड क्राइसिस को देख के, कंट्री क्राइसिस को देख के इन सब पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा मुख्य परीक्षा में कि इन सभी संस्थाओं का सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ बचा भी है कि ये सब खत्म हो गया। चलिए फिर पहला पॉइंट पढ़िए, इसे वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। गलत है, हम लोगों ने ILO पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। दूसरा पॉइंट है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक आबादी का 50% से अधिक हिस्सा सोशल सिक्योरिटी के दायरे में किसी भी सुरक्षा से लाभान्वित नहीं हुआ। रिपोर्ट का जो इफेक्ट है ये तो चौंकाने वाला है, मतलब बहुत कंसर्न वाली बात है, चिंता वाली बात है। ILO ने इस बार बताया है कि वैश्विक आबादी का केवल और केवल 47% हिस्सा ऐसा है जिसको सोशल सिक्योरिटी मिली है। सोशल सिक्योरिटी मिली है, इसका मतलब ये भी तो है कि 53% सोशल सिक्योरिटी से वंचित रहे हैं, डिप्राइव रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में इन्होंने ये पॉइंट ना लिख के इस पॉइंट के बारे में चर्चा की है कि 50% से अधिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में नहीं आए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 50% से अधिक हिस्सा, यानी 53% की ये बात कर रहा है। तो ये सब फैक्ट माइंड में रखना, ठीक है। निबंध लिखने में, ऐसे लिखने में हेल्प करेगा मेंस में। और इस तरह के फैक्ट्स अगर डाल दिए रिपोर्ट्स के साथ तो बल्ले बल्ले है, नंबर बहुत मस्त आएगा। ठीक है, सोशल इशू पे अगर ऐसे वगैरह आएगा तो ये काम करेगा फैक्ट। चलिए, तो यहाँ पे पहला पॉइंट गलत हो गया था, दूसरा सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में पूछा गया है। कैबिनेट आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अच्छी तरीके से समझते हैं, और आप लोग ये भी जानते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15% से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। 15% किसका? लोकसभा का, याद रखना, लोकसभा का है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा आर्टिकल 75 सब क्लॉज 2 बोलता है। लोकसभा का 15% यानी लगभग कितना, 75 से 80 लोग आ जाते हैं। 80 लोग आ जाते हैं, 80 मेंबर आ जाते हैं।
लेकिन ये 80 लोग तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है ना, कैबिनेट में तो नहीं है। क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप लोग जानते हैं सबसे कोर संगठन जो होता है उसे कैबिनेट बोलते हैं। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होता है, और यहाँ पे डिप्टी मिनिस्टर होता है, जिसे आप लोग पढ़ते होंगे कि स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। तो यहाँ पे जो कैबिनेट की बात हो रही है वो इस कोर सेक्शन की बात हो रही है। क्लियर है। अब यहाँ पे कितने लोग होंगे, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि कैबिनेट में कितने लोग होंगे। इस कोर सेक्शन यानी कैबिनेट में कितने लोग होंगे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मुखिया हैं पीएम साहब ये डिसाइड करेंगे। ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन कौन से खास लोगों को अपने साथ रखना है। तो भाई 20-22 लोग होते हैं, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन रैंडम इतना ही रहता है। जैसे अभी प्रेजेंट की बात करें तो 24 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो इन्हीं मेंबर्स में काम को बांट दिया जाता है, काम को डेलीगेट कर दिया जाता है कि भैया तुम ए काम कर लो, आप बी काम कर लो और आप सी काम कर लो। और इनका गठन कौन करता है, जो मुखिया हैं, जो कैबिनेट के मुखिया हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मुखिया हैं पीएम साहब। अब चूँकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो पूरी सरकार है, तो जो सरकार के काम हो गए तो सरकार के काम ही तो देखेंगी ये कमेटियाँ, यानी नीतिगत मुद्दों पर ही तो चर्चा करेंगी, इन डेप्थ एग्जामिनेशन करेंगे। क्लियर है। अब जल्दी से पढ़ लीजिए। चलिए पहला पॉइंट पढ़िए। पहले पॉइंट में क्या लिखा है, इसका गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया हम लोगों को पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये नीतिगत मुद्दों की गहन जांच हेतु गठित की जाती है। दे फैसिलिटेट इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी इशू। पहला पॉइंट भी सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया। चलिए जल्दी से चौथा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पद लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ लोकपाल पूछा जा रहा है। भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला वन मैन आर्मी, ऐसी कल्पना की गई थी, लेकिन ये तो ख़त्म हो नहीं पाया, ये तो ख़त्म हो नहीं पाया, ना कभी होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात बोली थी, आप कोई भी पाल ले आइए, लोकपाल हो चाहे वो कोई भी पाल हो, कोई भी पाल ले आइए, आप इन सब चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते हैं जब तक कि इंसान की आत्मा शुद्ध ना हो जाए, जब तक कि उसकी रूह ना समझे कि ये सब चीज़ें गलत हैं। क्योंकि आप लोग भी जान रहे हैं कि ये सब चीज़ें मोरल वैल्यूज से गवर्न होने वाली चीज़ें हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन कानून अधिनियम से रेगुलेट होने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, कुछ हद तक कानून लॉ अधिनियम सब काम करते हैं, लेकिन जहाँ पे भी लूप होल्स देखा जाता है कोई इंसान चूकता भी नहीं है भ्रष्टाचार करने से। पैसा किसको बुरा लगता। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो यहाँ पे कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक ही टूल है, एक ही पावरफुल टूल है, वो है मोरल वैल्यूज़ इंसान की। ये मूल्य जितने मजबूत होंगे उन पे उतना ही अच्छा इन सभी पे कंट्रोल किया जा सकता है, भ्रष्टाचार और अन्याय पे। पेपर 4 इथिक्स में काम आएगा ये सब चीज़ें। 1966-70 के समय पे एक रिपोर्ट आई थी जिसे बोला जाता है ARC रिपोर्ट, प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट। तब बोला गया था कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लोकपाल होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल लेवल के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, सेंट्रल लेवल के लिए लोकपाल की स्थापना की गई है और स्टेट लेवल पे लोक आयुक्त की स्थापना की गई है, लोक आयुक्त। तो सेंट्रल लेवल पे कौन बैठा है, राज्यसभा में MP लोग हैं, सांसद लोग हैं, लोकसभा में भी सांसद हैं, पूरी कैबिनेट है, कैबिनेट के साथ PM साहब भी हैं, सचिवालय में सभी IAS लोग बैठे हैं, सेक्रेटरी लोग। ग्रुप B ग्रुप C की बात करें तो SSC के माध्यम से ग्रुप B के और ग्रुप C के एम्प्लॉय जा रहे हैं, CHSL से भी ग्रुप C के एम्प्लॉय जा रहे हैं। सेंट्रल लेवल पे ग्रुप D की बात करें तो MTS से जा रहे हैं। तो ये सभी लोग अगर भ्रष्टाचार करते हैं, अन्याय करते हैं, तो इन सभी की जांच लोकपाल कर सकता है। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ज्यूरिडिक्शन जो लोकपाल की है वो ये सब है जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखा। अल्टीमेटली सेंट्रल लेवल पे पूरा प्रशासन तंत्र यही तो है, अगर इनमें से नेताओं को छोड़ दिया जाए। लोकपाल के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखना है, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है, किसके परामर्श से लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। तो पहला इंसान तो आपको प्रेसिडेंट याद रखना है। आपके माइंड में PM साहब तो नहीं आ रहे हैं, PM साहब कैसे हो जाएंगे नियुक्ति में। अगर PM साहब नियुक्ति करने लगे तो लोकपाल PM साहब की फिर जांच कैसे करेंगे। अगर प्रधानमंत्री का रोल लोकपाल के बनाने में हो जाएगा तो लोकपाल तो फिर आभारी हो जाएंगे ना प्रधानमंत्री के, तो ये निष्पक्ष जांच तो फिर कर नहीं पाएंगे। इसलिए लोकपाल की नियुक्ति में और परामर्श की जो कमेटी है उसमें प्रधानमंत्री नहीं है। कौन कौन है, प्रेसिडेंट है, लोकसभा के स्पीकर हैं, और कौन होंगे, CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक इंसान तो ऐसा होना चाहिए ना जिस पर सभी लोग भरोसा करते हैं। और कौन इंसान है, राज्यसभा के सभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट। तो नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब करते हैं, किनके परामर्श पर, इन 3 के परामर्श पर, लोकसभा स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर है। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए। तो बता दीजिए कौन कौन से अधिकार क्षेत्र में आते हैं लोकपाल के। PM ऑब्वियसली आएगा, सांसद हम लोगों ने देखा, ग्रुप C ग्रुप D देखा, सेंट्रल लेवल का है सब, ठीक। स्टेट लेवल के लिए लोकायुक्त है। तो यहाँ पे तीनों आंसर हो जाएगा, 1 2 3, D ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ें, चलिए
5वां क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण 2.0 का उद्घाटन किया, जिसके तहत ध्यान केंद्रित किया गया है। कौन सी फील्ड पर ध्यान केंद्रित किया गया है, किस सब्जेक्ट पर किया गया है, ये पूछा गया है। तो पहला फैक्ट तो हम लोग को ये जान लेना कि पोषण 2.0 किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और अभी हाल ही में पोषण अभियान मिशन भी चला था, 1 महीने तक चला, जिसका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या था, कुपोषित बच्चों पर विशेष ध्यान था। ठीक है, तो ध्यान रखना पोषण 2.0 बच्चों के विकास से संबंधित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। आप एक स्कीम के बारे में तो जानते हैं ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS 1975 की स्कीम है। इसमें बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर होते हैं, जैसे आंगनवाड़ी सेवाएं हैं, पोषण अभियान है। ठीक, चलिए 6 देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है, कथन कारण का हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कंपनी मामलों को नियंत्रित करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी मामलों को नियंत्रित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पेश किया गया था। बिल्कुल सही है, हम लोग सभी जानते हैं। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चीज़ें रेगुलेट कर दी थी इन्होंने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नॉमिनेट कर दिया था। एक चीज़ हम लोग ये जानते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग ये जानते हैं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा कारण ये लिख रहे हैं, इसे कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया। अलग नहीं किया था, इतने जल्दी ये सब काम नहीं हो गया था। ये काम हुआ था 11 साल बाद, जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के दोनों काम अलग अलग कर दिए गए थे। अलग से मतलब क्या, तो आपने बोर्ड ऑफ कंट्रोल पढ़ा था, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पढ़ा था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोला गया कि भैया आप राजनीतिक काम देख लो कंपनी के, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से यानी निदेशक मंडल से बोला गया कि आप वाणिज्यिक काम देख लो कंपनी के। तो एक तरह से दोहरा शासन है, दोहरा शासन लाया गया था। ठीक है, जिसे द्वैत शासन भी बोलते हैं। द्वैत शासन के रूप अलग अलग हैं। पहला रूप तो ये है BOC और BOD के रूप में, और दूसरा द्वैत शासन का रूप आप 1919 के एक्ट में पढ़ते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, जिसमें रिजर्व मैटर और ट्रांसफर मैटर अलग अलग कर दिए जाते हैं। वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो कारण तो गलत हो गया, तो ध्यान रखना रेगुलेटिंग एक्ट में अलग नहीं हुए थे। हाँ, इतना जरूर रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया था कि हाँ ये दोनों काम अलग अलग होने चाहिए, यानी सिर्फ मान्यता मिली थी, अलग अलग हुए नहीं थे। क्लियर है, मतलब ब्रिटेन की गवर्नमेंट सोची होगी 1773 में, बस सोची थी कि हाँ ऐसा होना चाहिए, उन्होंने कर दिया 1784 में। तो यहाँ पे आर गलत हो जाएगा, C पॉइंट करेक्ट है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है। हम लोगों ने इसको कई बार पढ़ लिया है कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में फ़र्क क्या है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रोविज़न लिखे हुए हैं, शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, उसको हम लोग ATM मशीन की कोडिंग से पढ़ते रहते हैं। A से मतलब असम, T से मतलब त्रिपुरा, M से मतलब मिजोरम और दूसरे M का मतलब है मेघालय। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनका जनजाति क्षेत्र और जनजातियों से संबंधित प्रोविज़न 5th शेड्यूल में नहीं है। तो फिर ये 4 राज्य कहाँ पे आते हैं, इन 4 राज्यों का प्रोविज़न 6वीं अनुसूची में है अलग से। यहाँ पे देखिए, पार्ट 9 हम लोग पंचायतें पढ़ते हैं, पार्ट 9A में हम लोग म्यूनिसिपैलिटीज़ पढ़ते हैं, और पार्ट 9B में हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ते हैं, सहकारी समितियाँ। तो यहाँ पे आपने 3 पार्ट्स देखे, 9, 9A, 9B। इन तीनों पार्टों को 243 में ही लिखा गया है। आप समझ सकते हैं 243 कितना बड़ा आर्टिकल है, क्योंकि इसमें सब क्लॉज है, A, B, C। आप नीचे जाएंगे तो आपको Z तक मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 243 आप देखते जाना, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा लेकिन देखना जरूरी है। आपने 243 से शुरू किया था, वो 243O तक आए, 243O तक आए। इसमें पूरा पार्ट 9 सिमट गया, और ये सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। पंचायतों की पावर्स अथॉरिटी के बारे में कई बार पूछा गया है, सेपरेटली पूछा गया, तो 243G आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन रहेंगे सब 243 में। यहीं पे आपको पंचायतों में जो वुमेन्स का रिजर्वेशन है वो भी पूछा जाता है, 243D आपको मिल जाएगा ऑप्शंस में, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। महिलाओं का जो रिजर्वेशन है 33% का, पढ़ते हैं ना, ये कहाँ से मिल रहा है 33%, 243D से मिल रहा है। इतना क्लियर है। म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर की सरकारें, O तक ये खत्म हो गया था, O के बाद फिर P से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 243 ही है। तो ये फिर 243P से चल के कहाँ तक चलता है, 243ZG। और जैसे पार्ट 9 में पंचायतों के आर्टिकल पढ़े थे,
लगभग वैसे ही आर्टिकल पार्ट 9A में भी लिखा हुआ है, म्यूनिसिपैलिटीज़ में लिखा है। जैसे आपने 243G पढ़ा था, वहाँ पे पंचायतों का पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखा था, अथॉरिटी लिखा था। ऐसे ही 243W में पावर और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखा हुआ है। जैसे पार्ट 9 में आपने 243D पढ़ा था, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन पंचायतों में, ऐसे ही आप पार्ट 9A में भी देख सकते हैं, उसको भी देख लीजिए, वो भी आपको मिल जाएगा। 243 आपको लिखा हुआ दिख रहा, 243 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ये भी 33% का रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, लेकिन ये नगर सरकारों के लिए। तो 243D और 243T ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं रिजर्वेशन से संबंधित। क्वेश्चन पूछा था 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची, तभी क्यों बता रहे हैं हम? तो प्रश्न में एक ऑप्शन था इससे रिलेटेड, इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पूरी क्लियरिटी हो जाए और आगे भी तो काम आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए, तो पार्ट 9A भी देखा था, अब पार्ट 9B देख लीजिए। पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियाँ, ये भी आर्टिकल 243 में ही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो पार्ट 9 हो गया। अब इसके बाद पार्ट 10 पे चल रहा है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। इससे संबंधित बस दो ही आर्टिकल हैं, 244 और 244A। अब वापस क्वेश्चन पे चलता है। तो आपने 5वीं अनुसूची के बारे में यहाँ पर सीख लिया। अब आर्टिकल की बात आती है तो वो आर्टिकल 244 है। अभी हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के लिए प्रशासन की बात की है, नियंत्रण की बात की है, और यही 5वीं अनुसूची में भी लिखा है। ठीक है, आपने 243G भी देखा, याद आ रहा था क्या लिखा था? 243 में पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी थी पंचायतों की, क्योंकि पंचायतों वाला 243A से लेके O तक है, और G A से O तक आता है। इसका मतलब है कि G वाला जो कोड है वो पंचायतों का है, ना कि म्यूनिसिपैलिटीज़ का। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए जल्दी से। पारिवारिक महिला लोक अदालत शुरू की गई थी। टेस्ट नंबर 1 में इससे संबंधित एक क्वेश्चन था, याद आ रहा? इस आयोग को किस समिति के द्वारा बनाया गया था, किस समिति की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? कमेंट करके बताना आप लोग। टेस्ट नंबर 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पारिवारिक महिला लोक अदालत शुरू की गई थी राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, जस्ट फैक्ट है, याद रख लेना। चलिए नंबर क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रमंडल देश ने, कॉमनवेल्थ कंट्री ने, सबसे पहले लोकपाल प्रणाली को अपनाया था? लोकपाल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड है जहाँ पे लोकपाल प्रणाली को अपनाया गया था। इसको अंग्रेजी में ओम्बड्समैन सिस्टम बोलते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। ये कैसा स्कैन हो गया? आगे भी है क्या ऐसे ही? माफ़ कीजिएगा, एक पेज को ब्लैक एंड वाइट मोड नहीं कर पाया, इस वजह से वो ऐसा दिख रहा है। बस एक पेज की बात है, उसके बाद से फिर क्लियर है। मैनेज कर लेंगे ना? चलिए प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, नहीं तो अभी 10-15 मिनट इसी में उलझे रहेंगे। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय सेना के किस बटालियन समूह ने रूस में आयोजित मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास जापाड़ में भाग लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज यानी इसमें काफ़ी देश शामिल हैं। ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुई? रूस। पहला फैक्ट तो याद रखना है। 2021 की बात हो रही है, ठीक है? अभी लेटेस्ट में 2021 में ही रूस में आयोजित हुई है। इसमें रसिया है, इसमें बेलारूस है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, सर्बिया वगैरह बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, 17 कंट्री हैं ऐसी। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है इंडिया कंटेस्ट में। भारतीय सेना के नागा रेजिमेंट ने अभी पार्टिसिपेट किया इसमें। ये नागा रेजिमेंट के चीफ है, ठीक है? तो याद रहेगा, जापाड़ एक्सरसाइज में भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किसने किया? नागा रेजिमेंट ने। चलिए नेक्स्ट कीजिए। आइए 11वां क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चर्चा में रही उमंगोट रिवर प्रवाहित होती है, कहाँ पे फ्लो करती है, किस स्टेट की रिवर है, ये पूछना चाह रहा है। अभी हाल ही में मेघालय गवर्नमेंट ने इस नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाने की एक स्कीम निकाली थी, और इस प्लांट को बनाने का ठेका दिया था प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट प्लेयर को, यानी ये PPP मॉडल पे हो रहा था काम। बट मेघालय गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, इसलिए ये न्यूज़ में थी। तो ये मेघालय स्टेट की रिवर है, ठीक है? इसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह नदी एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है। आप इसके पानी को देखेंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उसका नितल देख सकते हैं। इस इमेज को देखिए, उमंगोट रिवर, क्रिस्टल क्लियर रिवर। और भी इमेजेस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इसको देखिए, ये उमंगोट रिवर का एक सीन है। नदी के नितल पे जो ग्रेवल्स हैं वो भी दिख रहे हैं क्लियरली। चलिए, इस रिवर को डाउकी रिवर ही बोलता है, ये भी ध्यान रखें थोड़ा सा। डाउकी रिवर, उमंगोट के अलावा आपको डाउकी भी याद रखना है। उमंगोट और डाउकी रिवर एक ही रिवर है। डाउकी एक्चुअली गांव का नाम है वहाँ के। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, उमंगोट रिवर, क्रिस्टल क्लियर ग्लास रिवर।
तो आप समझ सकते हैं ग्लास रिवर का दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए, 12वां क्वेश्चन कीजिए। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा था? तो ये आसान है, 1934 आपको याद है। 1934 में एम एन राय साहब ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा था। एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग कर दी। फिर 3 साल बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने और बढ़ के बोल दिया कि जो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी वो हम ही लोग बनाएंगे, बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तो फिर आप इसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव में देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात अंग्रेजों ने मान ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 कीजिए। 13 में राज्यसभा के बारे में पूछा है, आसान सा क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय में से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं, एंग्लो इंडियन की बात कर रहे हैं, और 2 मेंबर। तो 2 मेंबर तो नहीं होते हैं, 2 मेंबर का नॉमिनेशन लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नॉमिनेशन 12 मेंबर का होता है। ठीक है, राज्यसभा की मैक्सिमम सीट कितनी है? 250। इसका मतलब है कि 238 आते होंगे स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से, बाकी ये जो 12 हैं, 12 ये नॉमिनेटेड वाले हैं। ये एंग्लो इंडियन समुदाय के वही लोग हैं जिनके या तो पिताजी अंग्रेज थे या फिर माताजी अंग्रेज थी और वो आज भारत में रह रहे हैं। उनके लिए भी रिप्रेजेंटेशन है अपने भारतीय संविधान में, और इससे अच्छा संविधान कहाँ से लाओगे भाई। यहाँ पे देखिए जल्दी से, टोटल शेड्यूल्स कितने हैं? 12 हैं। शुरुआत में शेड्यूल कितने थे? मूल संविधान में 8 थे, बाद में 4 एक एक करके संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो यहाँ पे 4th शेड्यूल की बात हुई है, तो उसी को देख लेते हैं हम लोग। 4th शेड्यूल आप यहाँ पर देखिए, 4th शेड्यूल में क्या लिखा है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा में सीटों का वितरण या आवंटन। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट पढ़िए। सेकंड पॉइंट में संविधान की 4थी अनुसूची 4th शेड्यूल सदन में सीटों के आवंटन से संबंधित है। ठीक है, हम लोगों ने यही देखा अभी। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 देखिए, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछा गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 324। आपको ये पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले सिंगल बॉडी हुआ करती थी। सिंगल बॉडी यानी सिंगल मेंबर बॉडी, एक ही सदस्य होता था और वो होता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर हैं, यानी ये अब मल्टी मेंबर बॉडी बन गई है, 3 मेंबर बॉडी बन गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जल्दी, पार्ट 15 इलेक्शंस 324। इलेक्शन से संबंधित जो भी सुप्रिटेंडेंस का काम है, डायरेक्शन का काम है, कंट्रोल का काम है, वो सारा का सारा कौन देखेगा? इलेक्शन कमीशन देखेगा। ये पावर इस बॉडी को कहाँ से मिल रही है? 324 से मिल रही है। इसका सब क्लॉज 2 पढ़िए, इलेक्शन कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपने देखा 3 मेंबर बॉडी है, 1 + 2, 1 क्या है? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अब इसके आगे पढ़िए, एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा यहाँ पे 2 लोग होंगे या फिर 3 लोग होंगे या फिर 4 लोग होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन में तो पूछा गया है कि रिमूवल कैसे होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, लेकिन पहले अपॉइंटमेंट जान लीजिए, नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति के लिए आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट जो करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो मेड बाय द प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल CAG की तरह होता है। CAG का कार्यकाल हम लोगों ने कितना पढ़ा था? 6 साल पढ़ा था। ऐसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी कार्यकाल 6 साल होता है। यहाँ पे देखिए, रिमूवल वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो तरीका है ना, वही तरीका अप्लाई होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए। इसका मतलब है कि आपको संसद से गुजरना पड़ेगा, इम्पीचमेंट से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर हटाना है तो इनके क्या ग्राउंड होते हैं हटाने के? इनके 2 ही ग्राउंड लिखे हैं हटाने के कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो लिखा है साबित दुर्व्यवहार और दूसरा लिखा है इनकैपेसिटी, अक्षमता। तो ये 2 चीज़ें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी लागू होगा। अगर ये 2 चीज़ें साबित कर ले जाते हैं संसद में तो आप हटा दीजिए, स्पेशल मेजॉरिटी लाइए और हटा दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, साबित कदाचार और इनकैपेसिटी के आधार पर इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं, लेकिन संसद में विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत से पहले प्रपोजल चाहिए, प्रस्ताव चाहिए। तो ये प्रस्ताव लाता कौन है? प्रस्ताव लाते हैं खुद प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हटाने की पावर प्रेसिडेंट में है, लेकिन तरीका हटाने का जो हम लोगों ने सीखा वही है। यानी इनिशिएटिव तो ये ले रहे हैं ना, जब तक ये इनिशिएट नहीं करेंगे, हटाने का प्रस्ताव ही नहीं लाएंगे,
तो आगे की प्रोसीडिंग कैसे होगी? अब देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। बी ऑप्शन हिंदी वर्जन में स्पीकर लिखा है, गलत लिखा है। इंग्लिश वर्जन में देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट लिखा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए। एडिशनल टीयर 1 AT1 बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम लोगों ने ग्रीन बॉन्ड पढ़े हैं, सोवरेन बॉन्ड पढ़े हैं, एक और नया बॉन्ड आ गया एडिशनल टीयर बॉन्ड AT1 बॉन्ड। इसको SBI के द्वारा लाया गया। इस बॉन्ड की फंक्शनिंग वैसे ही है जैसे हम लोगों ने ग्रीन बॉन्ड पढ़ा था और सोवरेन बॉन्ड पढ़ा था। ग्रीन बॉन्ड के बारे में क्या पढ़ा था कि वो भी एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है। ऐसे ही एडिशनल टीयर बॉन्ड ये भी एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। आप इनको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी अच्छी खासी मिलेगी। इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर भी आपको ज़्यादा मिलेगी। बस आपको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है कि अगर SBI से आप खरीद रहे हो AT बॉन्ड, SBI से अगर आप खरीद रहे हो AT बॉन्ड, तो आप वापस बेच नहीं सकते हो SBI को। बाय तो कर सकते हो, बाय कर सकते हो, लेकिन मान लो आपको प्रॉफिट हो गया, आप कुछ दिन बाद बेचना चाहते हैं, तो आप वापस उसी संस्था को नहीं बेच पाओगे, आपको सेकेंडरी मार्केट में बेचना पड़ेगा, जिसे द्वितीयक बाजार बोला जा रहा है। आपने बेसल मानदंड पढ़े हैं ना बैंकिंग से संबंधित, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल करने के लिए हम लोगों ने पिछले टेस्ट में किया था ये सब। तो एडिशनल टीयर ये सब बॉन्ड है, ये बेसल मानदंड में लिखा हुआ है। क्लियर है? अब जल्दी से पढ़िए। पहला पॉइंट है AT1 बॉन्ड की कोई परिपक्वता अवधि नहीं होती है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है इसे सेकेंडरी मार्केट में बेचा जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट है निवेशक इन बॉन्डों को जारीकर्ता बैंक को वापस नहीं कर सकते, जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था। तो बाय तो कर सकते हो SBI से, लेकिन सेल नहीं कर पाओगे आप SBI को। बेचने के लिए आपको दूसरी संस्था चाहिए। तो तीसरा भी सही है, यहाँ पे सही बताना था, तीनों सही हो जाएगा। समझ आया? चलिए 16 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? बहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। इनको देखिए, ये शैलेंद्र सिंह है, बायोलॉजिस्ट है शैलेंद्र सिंह, भारतीय जीव विज्ञानी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडियन बायोलॉजिस्ट विंस ग्लोबल अवार्ड इन टर्टल कंजर्वेशन। तो यहाँ पे शैलेंद्र सिंह करेक्ट आंसर हो गया, हो जाएगा। आइए 17 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक व अन्य कानूनी संरक्षोपाय से संबंधित मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट करता है? माइनॉरिटी वाला अगर कोई मुद्दा होगा तो उसको नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी देख लेगा। SC का अगर संबंधित कोई मुद्दा होगा तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट देख लेगा। ST का कुछ मुद्दा होगा तो ये कमीशन देख लेगा, और OBC से संबंधित कुछ होगा तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस देख लेगा। लेकिन इनको कौन देखेगा? ये ना तो SC हैं, ना ही ST हैं, ना ही OBC हैं। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये माइनॉरिटी हैं, तो माइनॉरिटी कमीशन को देखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ए पे आंसर लगा के मत आ जाना। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मैटर्स इशूज़ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग देखता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी ऑप्शन करेक्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC हो जाएगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए, आर्टिकल इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल कास्ट के लिए कमीशन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 338। शेड्यूल ट्राइब के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 338A। ए बाद में बनाया गया है, पहले SC और ST के लिए कमीशन एक ही हुआ करता था, वो भी 338 में, अब सेपरेट कर दिए गए। 338 में SC के लिए, 338A में ST के लिए, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन आर्टिकल 340। ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, याद रखा कीजिए। और यहाँ पे भी ध्यान रखना, माइनॉरिटी मत लगाना, तभी तो क्वेश्चन पूछा है ना। चलिए 18 कीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? ये तो आसान है, नेशनल वीमेन कमीशन। ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ WCD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस कमीशन को किसकी अनुशंसा पे बनाया गया था? बताएंगे, क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। 1971 में एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, अपॉइंट किया गया था। उस कमेटी का नाम है CSWI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। इस कमेटी के बारे में पूछा गया था कि ये कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, अपॉइंट की गई थी पिछले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे तो MWCD कहीं है नहीं है, वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहीं लिखा नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19वां देखिए। 19 में लोकायुक्त के बारे में पूछा गया है। लोकपाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 4 में था इसी टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 लोकपाल से संबंधित था। लोकपाल को सेंट्रल लेवल पर बनाया गया था और लोकायुक्त को स्टेट्स के लिए बनाया गया है। लोकपाल को कौन अपॉइंट कर रहा था? प्रेसिडेंट कर रहे थे। किसकी सहमति पे? हम लोगों ने 3 लोगों का नाम पढ़ा था, और इन तीनों में PM नहीं थे, ये भी हम लोगों ने सीखा था। क्योंकि लोकपाल को जिस आदमी की जांच करना है उसी आदमी को अपॉइंटमेंट अथॉरिटी में थोड़ी ना बैठा लेंगे। तो ये 3 आदमी थे, एक तो CGI थे, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे,
और तीसरे थे स्पीकर। इन तीनों की सहमति से प्रेसिडेंट साहब लोकपाल को नियुक्त करते थे। अब यहाँ पर देख लीजिए लोकायुक्त के बारे में क्या लिखा है, इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल ठीक है, लोकपाल को प्रेसिडेंट कर रहे थे, लोकायुक्त को राज्यपाल कर देंगे, पहला पॉइंट ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा कि लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है। तो यहाँ पर राज्यपाल किसका परामर्श लेंगे, जैसे प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे CJI का ले रहे थे, तो यहाँ पे हाई कोर्ट के CJ से ले लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और किससे परामर्श लेंगे, यहाँ पे तो आप वाइस प्रेसिडेंट देख ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो उपराज्यपाल कोई है नहीं, तो यहाँ पे कोई नहीं होगा। लोकपाल में और किससे ले रहे थे, यहाँ पे स्पीकर थे, लेकिन यहाँ पे आप विधानसभा का स्पीकर मत लिख देना, यही यहाँ पे फ़र्क है। यहाँ पे विधानसभा स्पीकर ना होके यहाँ पे विपक्ष का नेता है, विपक्ष का नेता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे परामर्श किस किस से लिया जा रहा था और यहाँ पे परामर्श किस किस से लिया जा रहा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट लिखा, इसको दूसरी बार नियुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरी बार कैसे नियुक्त करोगे, जब 65 साल में आपको रिटायरमेंट होना ही है, ठीक है, तो इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट सही लिखा है, यहाँ पे तो नहीं लिखा है ना, नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो सही तो लिखा है। मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लूँ, यहाँ पे सब घोंच हो गया। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, सही पूछा था, C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20वां देखिए जल्दी से। हाल ही में हस्ताक्षरित कार्बी एंगलोंग समझौते में कितने विद्रोही शामिल थे। कार्बी एंगलोंग समझौते के बारे में आप लोग परिचित होंगे न्यूज़ से, क्योंकि कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी चर्चा में रहा है। असम गवर्नमेंट ने बहुत सारी फंडिंग भी की है इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। तो ये हुआ कैसे, इन सभी विद्रोही समूह ने गवर्नमेंट से एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है भैया आप विकास कीजिए, हम ताबड़तोड़ नहीं करेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे, रिवोल्ट नहीं करेंगे, इंसर्जेंसी नहीं फैलाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ये 5 समूह, तीनों पार्टी में एग्रीमेंट हो गया, सिग्नेचर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर A ऑप्शन हो जाएगा।